हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गैस। गाइस, आई एम रियली सॉरी, मुझे जो है इलेक्ट्रॉन गैस के प्रॉपर नोट्स बनाने का टाइम हो नहीं पाया, तो इसलिए मैंने जो है डायरेक्ट ही बुक से आपको समझाने की सोची है। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाए। देखिए, इलेक्ट्रॉन गैस होता क्या है, हम लोगों ने क्या करा था, मेटल को एक सिस्टम की तरह माना था, जिस सिस्टम में आपके जो है पॉजिटिव न्यूक्लियाइड फिक्स्ड हैं, यानी कि आपके प्रोटॉन फिक्स हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और उन्हीं कंटिन्यूसली मूव करने की वजह से एक गैसेस एटम की तरह मूव कर रहे हैं, और ये क्या है, एक दूसरे से फ्री है, यानी कि किसी का किसी पे कोई भी लेन देन इसमें है नहीं, एक दूसरे से बिल्कुल फ्री है। तो ये एक परफेक्ट गैस की तरह यहाँ पे मूव करते हैं, तो इसी कारण इन्हें जो है इलेक्ट्रॉन गैस बोला जाता है। ये थी आपकी स्टैटिकल फिजिक्स के हिसाब से आपकी यहाँ पर इसकी अजम्पशन, स्टैटिकल मैकेनिक्स के हिसाब से यहाँ पे इसकी अजम्पशन थी। लेकिन इस अजम्पशन के वजह से आपके जो है, चलो कुछ प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई, लेकिन जैसे आपका स्पेसिफिक हीट वगैरह ये प्रॉपर्टी जो है ये आपकी यहाँ पर प्रूफ नहीं हो पाई। इसकी प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करने के लिए आपको कुछ दूसरा यूज़ करना पड़ा। तो 1928 में एक साइंटिस्ट आते हैं, सोमरफेल्ड। उन्होंने इस थ्योरी को दोबारा से देखा, और इस बार उन्होंने जो है क्वांटम स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग से देखा। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है मेटल्स के, ये कम्प्लीटली फ्री नहीं है, ये क्या है, पार्शियली फ्री है, यानी कि पार्शियली ये बाउंडेड है। मतलब ये जो है एक पर्टिकुलर ये जो है एक एटॉमिक सिस्टम है, पर्टिकुलर एटॉमिक सिस्टम से जो है बाउंडेड है। यानी कि अगर आप एक पूरे मेटल का होल लेंगे, ये आपस में तो एक दूसरे से फ्री है, लेकिन आप एक पूरे मेटल को देखेंगे तो ये वहाँ पर आपको फ्री नहीं मिलेंगे, उस मेटल के अंदर ही ये क्या करेंगे, आपको बाउंडेड स्टेट में मिलेंगे। यानी कि एक दूसरे से तो फ्री है, लेकिन फिर भी उस मेटल के अंदर बाउंडेड है, यानी कि पूरी तरीके से ये फ्री नहीं है। इसी के बेसिस पे, यानी फर्मी-डिराक के उससे, फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की हेल्प से, इसी के बेसिस पे इन्होंने क्या करा, आगे स्पेसिफिक हीट वगैरह और प्रेशर वगैरह के लिए इन्होंने क्या करा, यहाँ पे फॉर्मूले ड्राइव करे। तो हम भी वही फॉर्मूले यहाँ पे जो है ड्राइव करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज़ हो रखे हैं, आप पहले उनका एक बार डेरिवेशन देख लीजिए। देखिए, ये वाला जो फार्मूला था, हमने इससे पहले भी जब हम फर्मी-डिराक गैस पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करा था। तो ये वाला फार्मूला हमारा यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है, तो एक बार इसका आप डेरिवेशन देख लीजिए, और भी आगे फार्मूले हैं, हम उसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं। देखिए, जो आपकी एनर्जी स्टेट थी, जीरो से एक स्पेसिफिक रीजन एप्सिलॉन एफ के बीच में, अगर उस एनर्जी रीजन के बीच में लाई कर रही थी, तो उसकी वैल्यू आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते थे, यानी कि जी एफ इज इक्वल टू जी एस 2πv/h³, 2m³ की पावर हाफ, और 0 to एप्सिलॉन एफ और एप्सिलॉन टू द पावर हाफ df। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से लाई करिए, 0 से एप्सिलॉन एफ के बीच में लाई करिए, तो आपने लिमिट क्या ले रखी है, 0 से एप्सिलॉन एफ। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन टू द पावर 3/2/3/2 आएगा। यहाँ पर आप रखेंगे तो आपको क्या मिला, जी एफ इज इक्वल टू 4πVGS/3h³, 2m एप्सिलॉन टू द पावर 3/2, क्योंकि एप्सिलॉन की पावर 3/2 आएगी, फिर आप 0 to एप्सिलॉन एफ लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन एफ आ जाएगा। फर्दर जो हमने फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था, फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या था, Ni इज इक्वल टू GI/D e⁻ एप्सिलॉन f/kT+1, ये इस तरीके से था। अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं टेम्परेचर T इक्वल टू 0 मान लूँ तो आपका D जो है ये 0 हो जाएगा। अगर ये D 0 हो गया तो आपका Ni इज इक्वल टू CI/1 मिलेगा, यानी कि Ni इज इक्वल टू क्या है, Gi है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये Gi जो है यहाँ पर इस वाले केस के लिए ये GF बन जाएगा। इस वाले केस में यहाँ पे 0 to एप्सिलॉन एफ के बीच में अगर आप देख रहे हैं एनर्जी स्टेट को, तो ये GF जो है यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि N होंगे उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी Gi किसके बराबर है, Ni के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, GF इज इक्वल टू N। तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू 4πVGS/3h³, 2m एप्सिलॉन f टू द पावर 3/2। यहाँ से आप एप्सिलॉन f की वैल्यू निकालें, वो मिलेगी h²/2m 3n/4πVGS टू द पावर 2/3। अब आगे देखिए, बोल रहा है हमें क्या है, इक्वेशन 13 एंड 16 का यूज़ करना है।
मैं आपको नोट करके दिखा देती हूँ। हमारी जो इक्वेशन थी, हमने जो नोट करी थी, वहाँ पर ये इक्वेशन जो है क्या है और इक्वेशन किस तरीके से दी गई है। जो हमारी इक्वेशन 13 थी वही बुक में भी है। तो देखिए इक्वेशन 13 थी 1/d इज इक्वल टू h²/2m/kt 3n/4π/VGS टू द पावर 3/2 इस तरीके से। और अभी हमने ये एप्सिलॉन एफ की वैल्यू निकाली थी, कुछ इस तरीके से आ रही थी। तो आप इसकी जगह पे देखिए, यहाँ पर भी यही है, इसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट कीजिए तो आपको 1/d मिलेगा एप्सिलॉन एफ ओवर kt, क्योंकि ये वाला बच जाएगा, बाकी ये सारी वैल्यू किस में है, एप्सिलॉन एफ में है। इसी तरीके से इक्वेशन 14 हमारी जो है 0 पॉइंट एनर्जी दिखा रही थी और उसका फॉर्मूला हमारा आ रहा था 3n(h²/10m 2n/4π/VGS टू द पावर 2/3। यहाँ पे भी आप वही वैल्यू पुट कीजिए और एप्सिलॉन एफ आपका आ जाएगा बाकी जगह पे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3/5n एप्सिलॉन एफ। और यहाँ पर इसी 0 पॉइंट से रिलेटेड अगर आप प्रेशर देख रहे थे तो वो निकल कर आ रहा था P0 इज इक्वल टू n/v h²/5m 3n/4π/VGS टू द पावर 2/3। ये इक्वेशन नंबर 15 थी जो हमने ले रखी थी। और यहाँ पे भी आप एप्सिलॉन एफ की वैल्यू रखेंगे तो आपको P0 इज इक्वल टू मिल जाएगा 2/5n एप्सिलॉन एफ ओवर v। अब अगर आप फर्मी-डिराक टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं KTF इज इक्वल टू एप्सिलॉन एफ के, तो यहाँ पे देखिए 1/d की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने बोला यहाँ से देखिए KTF इज इक्वल टू एप्सिलॉन एफ बोला, तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन एफ देखिए क्या है KTF, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 1/d इक्वल टू KTF अपॉन KT, K से K कटा 1/d इज इक्वल टू TF अपॉन T, और ये आपकी 1/d की वैल्यू आ गई। ऐसे मिलनी हमें ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आगे जो है यूज़ करनी है। अब चलिए हम इलेक्ट्रॉन गैस का अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एप्सिलॉन एफ की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। देखिए स्पिन इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, S इज इक्वल टू हाफ होती है। GS हमारा वहाँ पे क्या था, स्पिन डिजेनरेसी से जो फैक्टर आ रहा था आपका, स्पिन की वजह से जो फैक्टर आ रहा था वो था। तो यहाँ पे आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, 2s+1, यानी कि जब आप S की जगह पे हाफ रखेंगे तो GS आपको मिल जाएगा 2। ये वैल्यू आपने एप्सिलॉन एफ वाली इक्वेशन में पुट करनी है, तो वहाँ पे आपको एप्सिलॉन एफ इज इक्वल टू मिलने वाला है h²/2m 3n/4π/v, यहाँ पे 2 आ गया और इसकी पावर 2/3। फिर इसे आप फिर सॉल्व कीजिए, क्योंकि 2 है यहाँ पे, 2 की पावर 2/3 है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे आपको एप्सिलॉन एफ मिलेगा h²/8m 3n/π/v की पावर 2/3। फिर हमने E0 की वैल्यू भी निकाली थी, E0 इज इक्वल टू 3/5n एप्सिलॉन एफ, और मैंने बोला था हम GF को क्या ले सकते हैं, n ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन द लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू 0 each one of the state is occupied fully up to energy level epsilon f, whereas all the states above this energy levels are empty, यानी कि इससे above level की जितनी भी states होंगी वो सारी empty होंगी और आपकी state सिर्फ epsilon f तक ही भरी हुई रहेंगी। अब देखिए आपका यहाँ पे 1/d की वैल्यू हमने निकाली थी, आपने 1/d की वैल्यू वहाँ पे निकाली। आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 और g इज इक्वल टू 2। तो आपको ये देखिए हमने ये वाली वैल्यू निकाली, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू मैंने बोला आपको पुट करनी है और gs की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो 1/d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h²/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 kt 3n ओवर यहाँ पे आ गया 8 पाई, क्योंकि GS 2 है, 8π/v की पावर 2/3, ये इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा मेटल लेते हैं जिसका आपका एटॉमिक वेट 100 है और डेंसिटी 10 है। तो यहाँ पर से अगर आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपने क्या करना है, वॉल्यूम की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। एन यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मान रहे हैं वो कितना है, 6.02 इंटू 10⁻23। आपने वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, के की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो आपको 1/d इज इक्वल टू मिलने वाला है इस तरीके से। h² भी है यहाँ पे, तो आप h की वैल्यू यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे।
तो आपको 1/d जब आप सारी कैलकुलेशन करने हैं तो आपको क्या मिलेगा 10⁵ इंटू टी। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 1/d जो है किसके प्रोपोर्शनल चल रहा है, कि किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, टेम्परेचर टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। जिसका मतलब क्या है, अगर आपकी टी की वैल्यू कम होगी तो आपकी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्मी-डिराक स्टैटिक यूज़ करते हैं। देयरफॉर एट लो एंड अदर ऑर्डिनरी वर्किंग टेम्परेचर इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ फर्मी-डिराक स्टैटिक टू स्टडी द इलेक्ट्रॉन गैस इन द मैटर्स। अब लो टेम्परेचर पे हमें क्या करना है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकालनी है, और वो क्या होती है, CV = 1/2 NK π² kT/ε/F। ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपको मैं इसका भी डेरिवेशन दिखा देती हूँ। ये देखिए CV = ये होता है ΔE/ΔT एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V। E की वैल्यू हमने जो पीछे वहाँ पे निकाली थी जब आप फर्मी-डिराक गैस का फॉर्मूला निकाल रहे थे। मैं इक्वेशन नंबर आपको बता देती हूँ, इक्वेशन नंबर 21 है। तो आप इक्वेशन नंबर 21 से E की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, क्या थी 3/5 N⁴F 1 + 5/2 π kT/ε/F का स्क्वायर। इसका आपने डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करना। देखिए इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करेंगे, ये तो टर्म आपके ये पहला वाला 1 है, ये तो कांस्टेंट है, ये इसका होगा नहीं तो इसका होगा। इसका जब आप करेंगे देखिए 3/5 N⁴F ऐसे ही उतरेगा, 5/12 π kT/ε/F का स्क्वायर। टी का जो है स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2t। यहाँ पे जो भी चीज़ें कट रही हैं आप उससे कट करेंगे तो आपको CV = मिलेगा N⁴F π k/ε/F का स्क्वायर T-2। और बाकी आपके आगे को सीरीज इसी तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करके आगे को सीरीज लिखेंगे, वो भी ऐसी रहेगी। फिर आपने यहाँ पे ε/F है, ε/F का स्क्वायर है, इसे कट करा तो आपको मिला NT/2 π k² /1/ε/F। हमें यही वाला फॉर्मूला जो है आगे यूज़ करना है। नीचे इसने कुछ नहीं कर रखा है, ε/F की वैल्यू रख रखी है, लेकिन हमें यहाँ पे बिना ε/F की वैल्यू रखे यही वाला फॉर्मूला हम पीछे क्या है यूज़ करने वाले हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या ले रखा है हमने, CV = 1/2 NK π² kT/ε/F। आपका CV = क्या था, NT/2 π k² है। मैंने एक के यहाँ पे लिया है, एक के इस टी के संग ले लिया, क्योंकि kT/ε/F हमने पीछे क्या निकाला था, डी के बराबर होता है, तो इसको मैंने यहाँ पे अलग से इसके संग ले लिया है और इसकी जगह पे आपने डी रख दिया है और ये आपका निकल कर आ जाएगा CV = 1/2 NK π² D। और आपने 1/d की वैल्यू पीछे फाइंड करी थी, आपने 1/d की वैल्यू यहाँ पर ये पुट करनी है तो आपको मिलेगा CV = 1/2 NK π² 1.5 × 10⁻⁻5 × T। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करते हुए जानी, देखिए NK इसकी जो वैल्यू होगी ये = R होगी, यानी कि गैस कांस्टेंट के, और वो होती है किलो/डिग्री/मोल में, ये होती है 1.978। ठीक है, इस तरीके से होती है और लगभग इसे हम क्या मान लेते हैं 2 कैलोरी/डिग्री/मोल, इस तरीके से मान लेते हैं। और π² आपका क्या होता है 3.14 × 3.14, और ये 9.85 या 9.9 समथिंग कुछ आएगा, इससे भी आप क्या करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लेंगे। सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है और आपको CV = मिलेगा 1.5 × 10⁻⁻4 × T कैलोरी पर ग्राम एटम। ठीक है, इस तरीके से आपको CV की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर का भी फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर आपको निकाल के दिखाया था, वो आ रहा था 2/5 N⁴F/V। कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे ε/F की वैल्यू पुट कीजिए। आपने फिर जो भी आपको सॉल्व करना है, आपने जो भी वैल्यू पुट करनी है, जो भी यहाँ पे कट हो रहा है उसे कट कीजिए, GS की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। और यहाँ पे देखिए आपको, अगर आप एक एटॉमिक वेट 100 वाला लेते हैं और जिसकी डेंसिटी 10 है, तो वहाँ पे आपका P0 जो है कितना आ रहा है 10⁵ एटम्स। इसका मतलब क्या है आपका कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका प्रेशर गैस का क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। और यहीं पे आपका जो है हमने इलेक्ट्रॉन गैस के लिए ये प्रेशर निकाल लिया, स्पेसिफिक हीट निकाल ली है, और यहीं पे हमारा जो है ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।